नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम खबरें होंगी अगले 1 घंटे में। आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आज मुंबई में अटल सेतु समुद्री ब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही खबरें होंगी शीतलहर के बढ़ते प्रकोप से जुड़ी हुई भी और तमाम नई अपडेट होंगी भव्य और दिव्य रामनगरी अयोध्या से भी। शुरुआत न्यूज़ 10 में सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अटल सेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी किया ऑडियो संदेश। कहा, भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लाल सागर में जहाजों पर हमले की घटनाओं के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला। राजधानी सना सहित कई शहरों में हवाई हमले। खेल की खबरों में मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज 2 भारतीय जोड़ी उतरेंगी कोर्ट पर। पुरुष युगल में चिराग सात्विक की जोड़ी का चीन से, वहीं महिला युगल में तनिषा क्रास्टो अश्विनी पोनप्पा का जापान से होगा सामना। और भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे के चलते सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल, कई ट्रेनें प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को नासिक पहुंचेंगे, जहां वे 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे 30,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव में दुनिया भर से लगभग 8,000 युवा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नासिक का तपोवन मैदान 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि युवाओं को देश की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनाया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल में पूरे देश भर से युवा आएंगे और पार्टिसिपेंट कम से कम 8,000 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं और हजारों की तादाद में लोकल जो आर्टिस्ट हैं, लोकल स्पोर्ट्समैन हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, भाषण, युवा कलाकार शिविर, पोस्टर मेकिंग, कहानी लेखन, युवा सम्मेलन, खाद्य महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रतिभागियों ने भी अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोमांचित करने के लिए कमर कस ली है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है मुझे। हम यहाँ पर सारे आर्टिस्ट मुंबई से, नासिक से, पुणे से, पूरे महाराष्ट्र के जो टैलेंट है, डांसर्स, जिम्नास्टिक, योगा के आर्टिस्ट है, मलखम है, क्लासिकल डांसर्स है, स्केटर्स है, सारे आर्टिस्ट को लेके यहाँ पर आए हैं। बहुत एक्साइटेड है। नासिक नगर निगम ने भी आयोजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। पीएम एक मेगा रोड शो भी करेंगे और प्रसिद्ध कला राम मंदिर जाएंगे और राम कुंड में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री पुरोहित समाज से बातचीत भी करेंगे। यहाँ सब जगह पर
राममय वातावरण हो गया है। एक दूसरी बात ऐसी है कि नासिक जो है, ये नासिक अनादिकाल से सर्वप्रथम प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र कर रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मकसद युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से अपने अनुभव साझा कर सकें और एकजुट होकर राष्ट्र की नींव मजबूत कर सकें। नया भारत और विकसित भारत युवाओं की भागीदारी के बिना सुनिश्चित नहीं हो सकता और यही वजह है कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है, इसको लेकर युवाओं की भागीदारी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर की गई है। इस प्लेटफॉर्म पे न केवल देश भर के युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे, बल्कि महाराष्ट्र का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी शोकेस करने का यहाँ पे अभूतपूर्व मौका मिलेगा। महाराष्ट्र से योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार के लिए। तो नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ तो करेंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी उद्घाटन करेंगे मुंबई में, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बना ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री का विजन शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री बहुप्रतीक्षित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। इस पुल का शिलान्यास भी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने किया था। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह पुल दक्षिण मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में नहावा शेवा तक सीधा निर्बाध मार्ग प्रदान करेगा, जिससे मौजूदा मार्गों पर भीड़ को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और निजी भागीदारों के बीच एक संयुक्त उद्यम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 23 कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है। पुल को पर्यावरण अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। अटल सेतु आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे JNPT पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे नवी मुंबई के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह पुल न केवल सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो महिला सशक्तिकरण 2017-18 में विभिन्न मंत्रालयों की अनुमति के बाद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम शुरू हुआ और महज रिकॉर्ड वक्त में अब यह काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है और ये रास्ता जो है समुंदर से जाता है। अब कई घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में तय हो पाएगा। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो वक्त जो है जरूर बचेगा, लेकिन साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। और हम देखा जाए तो मुंबई और नवी मुंबई के लिए आने वाले समय में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के नए आयाम भी खुलेंगे। कैमरा अरुण विल्सन के साथ शीर्ष लाल, DD न्यूज, मुंबई। न्यूज़ 10 में बढ़ते हैं आगे। आज समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे देश राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मना रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर ले जाकर पूरे विश्व में इसे लोकप्रिय बनाया।
स्वामी विवेकानंद का सिर्फ 39 वर्ष का जीवन काल कई मायनों में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। एक्स पर दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शत शत नमन। ऊर्जा और स्फूर्ति से परिपूर्ण उनके विचार और संदेश युग युगांतर तक युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र। स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। बढ़ते आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। एक्स पर अपने संदेश में राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान और यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने में उनका अप्रतिम योगदान है। उन्होंने एक नए और जागृत भारत का जो शंखनाद किया था, उससे हमारे देश की युवा पीढ़ी लगातार प्रेरणा प्राप्त कर रही है। आज उनकी जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यह सही समय है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करके देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में स्वयं को पुनः समर्पित करने का। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांधीनगर में जारी वाइब्रेंट गुजरात समिट आज संपन्न हो जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भविष्य के लिए कार्यबल का निर्माण, उद्योग 4.0 के लिए कौशल का विकास विषय पर सेमिनार में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में स्टार्टअप में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। 270 किलोमीटर काम पूरा हो गया है और 2026 में पहली बुलेट ट्रेन सूरत से बिलीमोरा के बीच चलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श किया है। दोनों नेताओं ने कल टेलीफोन पर हुई बातचीत में विशेषकर लाल सागर क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। यूक्रेन संघर्ष के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने गजा सहित पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर ब्लिंकन की रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापक सहयोग एजेंडा 2024 को कार्य रूप देने के लिए उत्सुक है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। एजेंसी पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत घोष, एक विधायक तापस रॉय और एक पार्षद के यहां छापे मार रही है। लेक टाउन, बो बाजार और बेराती में एजेंसी की छापेमारी जारी है। सुजीत घोष का नाम नगरपालिका भर्ती घोटाले में भी आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इनको पूछताछ के लिए समन भी भेजा था।
और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आपको लिए चलेंगे रामनगरी अयोध्या और आपको बताएंगे उससे जुड़ी तमाम अपडेट। आप जुड़े रहिएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात रामनगरी अयोध्या से जुड़ी सभी खबरों की और उन खबरों की जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मेगा कार्यक्रम के लिए अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप ले रही हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशवासियों के लिए एक ऑडियो संदेश जारी किया है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए
दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ। पंचवटी वो पावन धरा है जहाँ प्रभु श्री राम ने काफ़ी समय बिताया था। और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों,
जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरें आप तक लेकर आएंगे न्यूज़ एट 10 में। आप कहीं मत जाइएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझकर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको सुनवा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऑडियो संदेश जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 11 दिन पहले जो है वो आ चुका है। प्रभु राम की भक्ति में सभी राम में हो रहे हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं राम नगरी अयोध्या, जो पहले से और दिव्य, भव्य और नई हो गई है। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। अयोध्या धाम से जुड़ा एक अद्भुत संयोग सामने आया है। जी हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस अद्भुत संयोग के बारे में आपको बताते हैं। आज से 57 साल पहले नेपाल में प्रभु श्री राम और माता सीता का एक डाक टिकट जारी हुआ था जिसमें 2024 लिखा हुआ था। इस अद्भुत संयोग ने सबको चौंका दिया है। इस पर विक्रम संवत 2024 लिखा है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच नेपाल में 57 साल पुराना श्री राम सीता का डाक टिकट सामने आया है। यह डाक टिकट 18 अप्रैल 1967 को रामनवमी पर जारी हुआ था। संयोग से डाक टिकट पर साल 2024 लिखा है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण चर्चा में है। डाक टिकट पर विक्रम संवत के अनुसार साल 2024 का जिक्र है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। इसी कारण साल 1967 में विक्रम संवत 2024 जिक्र था। इसी वजह से 1967 के डाक टिकट पर 2024 लिखा हुआ है। बता दें कि श्री राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरह के अद्भुत संयोग सामने आ रहे हैं। नेपाल के डाक टिकट वाले इत्तेफाक से हर कोई हैरान है कि टिकट जारी करने वाला विक्रम संवत और अंग्रेजी कैलेंडर का साल सेम है। 57 साल पहले जब ये टिकट जारी हुआ होगा तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि 2024 में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में वापस विराजमान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। तो देवी सीता की जन्मस्थली बिहार के पुनौरा धाम और चंपारण के वाल्मीकि आश्रम में तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए हमारे पटना ब्यूरो से एक खास रिपोर्ट। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। त्रेता युग में भगवान विष्णु जब राम अवतार में इस धरती पर अवतरित हुए थे, तब भी शायद अयोध्या में इतना जश्न नहीं मनाया गया होगा, क्योंकि तब किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि राजा दशरथ का पुत्र एक दिन भक्तों का श्री राम बन जाएगा। कण कण में बसने वाले भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसे लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। पूरा देश भक्ति के रस में सराबोर नजर आ रहा है।
जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो रामलला को इतने सालों से टेंट में रहते देख आहत थे। उन्हीं में से एक हैं किशनगंज के हलीम चौक निवासी देवदास, जो 22 साल पहले अयोध्या गए थे। तब श्री राम की ये हालत देखकर उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे। मैं देखा कि राम जी एक टेंट में तिरपाल में मुझे काफ़ी वेदना हुई और उसी से संकल्प लिया तब तक श्री राम जी का भव्य मंदिर नहीं मैं बन जाता, तो अपना चंद पादुका नहीं था, चप्पल का त्याग कर दिया। लेकिन अब जब श्री राम मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो इनका भी संकल्प पूरा हो जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी दीप जगमगाएंगे। यहाँ भी उत्सव की तैयारी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सीता जहाँ जन जन की बेटी थी, वहीं प्रभु श्री राम इस इलाके के जामाता हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा पर यहाँ 10 लाख दीप जलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं जानकी मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां उस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अनेकों वस्तु जो है जो मन की जाएगा वो बन रहा है और आ रहा है, जहाँ तहाँ से सब जगह से आ रहा है, सबका सहयोग है, सब मिल कर के इसको जो भेज रहे हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के तट पर बने वाल्मीकि आश्रम में देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव कुश को जन्म दिया था। यहीं पर लव कुश का लालन पालन होने के साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। यही वो जगह है जहां पर राजा राम की विशाल सेना को युद्ध में पराजित करने के बाद राम जी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को लाकर लव कुश ने बांध दिया था। श्री राम खुद चलकर इन वीर बालकों से मिलने आए थे और यहीं माता सीता धरती में समा गई थीं। यहाँ भी उत्सव का माहौल है। अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, अर्थात जहाँ श्री राम का निवास है वहीं अयोध्या है और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। इसी को आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु श्री राम तो लोगों के दिलों में बसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो जहां अयोध्या आध्यात्मिक नगरी के तौर पर विकसित तो हो रही है, वहीं आर्थिक तौर पर भी मजबूत होती जा रही है। जी हां, बदलती अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर देश में आर्थिक संपन्नता का एक बड़ा संदेश दे रहा है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन ने देश में पूजा पाठ से संबंधित वस्तुओं के माध्यम से बड़े व्यापार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे केंद्र और राज्य सरकार की मदद से श्री राम और पूजा पाठ से जुड़ी वस्तुओं के 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य अयोध्या में हो रहे हैं। अयोध्या 100 किलोमीटर के दायरे में 16 लाख लोगों को रोजगार देगी। अब अयोध्या को केवल तीर्थ स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और वेलनेस, पर्यटन के अलावा MSME, ODOP, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स के रूप में भी एक साथ विकसित किया जा रहा है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या, श्री राम के रंग में रंगी है अयोध्या। अयोध्या नगरी में जहाँ भी निकल जाओ, दिन हो रात हो, इस तरह की चकाचौंध हमेशा दिखाई देती है। और हो भी क्यों ना, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है, लोग बहुत उत्साहित हैं और उत्साह का ये रंग हर जगह दिखाई देता है। गली हो, चौराहे हों, घर हो, दुकान हो या फिर इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, यहाँ पर व्यवसायी भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये जो समारोह है या अयोध्या का ये जो कायाकल्प हुआ है, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। झंडे भी राम दरबार का झंडा बनकर आ रहा है और तमाम प्रकार से यहाँ अगरबत्ती, धूप बत्ती और टिकली, सिंदूर, बिंदी, बाला, झाला, तमाम तरह के आइटम दिया जा रहा है। बाहर से लोग भी आ रहे हैं। पहले तो लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे अयोध्या संवर रही है। ये लग रहा है कि निश्चित रूप से हम लोगों के भी दिन राम आ जाएंगे तो बहुरेंगे। बहुत बदलाव हुआ, इतने सालों में जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया था, वो योगी और मोदी ने करा है जी।
बहुत अच्छा हो गया है। पहले जैसे लगता था कि बहुत पुरानी अयोध्या है, कोई अयोध्या को भूल ही गया था, लेकिन अब सब याद रखे हैं। बहुत बढ़ोतरी हो रही है, अभी भी मतलब उद्घाटन नहीं है, उससे पहले ही शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में तो और होगा। काफ़ी बदलाव आया है यहाँ पे, काफ़ी पहले से रोड थोड़ा पतला था, रोड बहुत चौड़ा हुआ रोड, आके पर्यटक भी ज़्यादा आ रहे हैं, अब आगे आने की संभावना भी है, ज़्यादा पर्यटक भी आएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा अपने दुकान का वो बढ़ा है, लुक भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा प्रोग्रेस पे है। मोदी साहब हमारे बहुत अच्छा पहल चलाए थे कि खुद पर निर्भर रहो, तो अपने घर में आ रहे हैं। काफ़ी दिन से वो टेंट में बैठे हुए थे, मगर हमारे मोदी जी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो भगवान को ला रहे हैं। भगवान के रंग में ही तो रंगा है अयोध्या, राम की नगरी है, तो राम ही जी के रंग में तो सब लोग रंगेंगे। झंडा तो खूब चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी बिक्री हो रही है झंडे की, मॉडल भी चल रहा है, लाइटिंग वाली भी राम मंदिर के जो है वो भी बिक रहा है। इस समय यही सब ज़्यादा इसकी आमदनी हो रही है। श्री राम अपने नवनिवास में आएंगे, सबके लिए ढेरों खुशियाँ लाएंगे, कहना है यहाँ के लोगों का। हनुमानगढ़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और जब इस तरह की जगहों पर हम आते हैं तो इनकी खुशी की वजह स्पष्ट तौर पर पाते हैं। केवल यही स्थल नहीं, बल्कि इस तरह के जो अन्य धार्मिक स्थल हैं वो भी अब रात के समय इसी तरह से चकाचौंध से भरे रहते हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे बड़ी मात्रा में सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई गई हों। पर्यटकों की आमद बढ़ी है, और श्री राम के आने की सूचना के बाद से इन्हें उम्मीद है कि ये आमद और ज़्यादा बढ़ेगी, और लगातार जो इनके बिजनेस हैं, जो इनके व्यवसाय हैं, वो कई स्तरों पर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या की उस कार्यशाला में जहां तैयार हुई है राम मंदिर की नींव। ये जो आप देख रहे हैं ये है राम मंदिर निर्माण कार्यशाला। यही वो जगह है जहां आज से 30 साल पहले राम मंदिर निर्माण के लिए ईंटें और खंबे लाए गए थे। चलिए देखते हैं कैसा है अंदर का नजारा। रामपथ श्री राम जन्मभूमि तक जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यह पूरा रास्ता 13 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे रास्ते में करीब 2000 भवन, जिसमें दुकान, मकान, स्कूल जैसी इमारतें शामिल हैं। इन सभी को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कॉमन बिल्डिंग कोड के तहत विकसित किया है। यानी इन सब भवनों के सामने का मुख्य भाग यानी मुखड़ा एक जैसा ही है। अभी हम जहां पर खड़े हैं ये है राम जन्मभूमि पथ। यहीं से भक्तजन रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। जो भी भक्त रामलला के दर्शन के लिए यहाँ आएंगे उन्हें इसी जगह से फ्री आरती पास, फ्री व्हील चेयर सुविधा और मुफ्त में लॉकर सुविधा मिलेगी। आइए चलते हैं रामलला के दर्शन के लिए। राम 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 काम काम कहिए, राम 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 दाम दाम कहिए, कि राम 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 दाम दाम कहिए। तो वाकई में बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत सुशासन और व्यवस्था जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि राम राज आएगा, तो वो राम राज दिखाई दे रहा है। यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को धन्य पाया, क्योंकि यह ऐतिहासिक भूमि वाकई में दर्शनीय है, वंदनीय है, तीर्थनीय है। और हमें यहाँ आकर के यह प्रेरणा मिली भाईचारे और सद्भावना का लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना है, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकसित बने और विकसित मार्ग पर चले। हम लोग
राम मंदिर से कम 25 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हमने पहले भी माल भेजा, फिर पहले प्लान छोटा था और फिर प्लान बढ़ा, तो उसके हिसाब से हमारा क्वांटिटी मार्बल का बढ़ गया। अयोध्या के विकास को तो यहाँ की पूरी पब्लिक को ही मिलेगा, उसमें कोई हिंदू मुसलमान तो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अभी हम भी मुसलमान हैं। हाँ। तो हम अयोध्या का राम मंदिर का काम कर ही रहे हैं ना। हाँ हाँ। इस राम मंदिर से जुड़े हैं, उसके बाद में हमारे कारोबार में बहुत बड़ी तरक्की हुई। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज़ 10 में। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। टीएमसी नेताओं तापस रॉय और सुजीत बोस के परिसरों पर चल रही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर पश्चिम बंगाल के नेता, प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि चोर के घर में छापेमारी होगी। पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहती है। ईडी का रेट तो होगा ही। वही बंगाल पीपल विद द यूथ, वी वांट दे शुड गो टू बिहाइंड द बार। देश जो चाहेगा मोदी जी वही करेगा। देश को सोचने के लिए मोदी जी है, मोदी जी रहेगा। अगली बार 400 पार मोदी जी है तो मुमकिन है। और पश्चिम बंगाल पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अर्घ्य मुखोपाध्याय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्घ्य, अगर देखा जाए तो ममता सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले भी ईडी की छापेमारी हुई थी और लगातार कई घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो राशन वितरण घोटाला हो या फिर अब ये नगर निगम का घोटाला हो। अब जिस तरीके से घोटालों की जो लिस्ट बढ़ती जा रही है, उस तरीके से अब क्या ममता सरकार पर लोगों का जो विश्वास है वो कम होता दिख रहा है? जी भावना, आपने जैसे कहा वो सही है, क्योंकि देखिए जैसे पिछले कोई महीनों से ये जो चल रहे हैं और ये जो दिखाई पड़ रहे हैं कि ना तो एक घोटाला जो एसएससी जो स्कूल निगम का जो हुआ था, उसमें जो स्टूडेंट्स जो जिसको मिलना चाहिए था उसको नौकरी से निकालकर दूसरों को दिया गया, और जैसे खास मुझ पे अभी भी वो जेल कस्टडी में है एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद जो दिखाई दे रहे हैं कि रेशन स्कैम में उसमें भी और एक मिनिस्टर ही इज अंडर कस्टडी, एंड नाउ ये सामने है सुजीत बसु जो मिनिस्टर ऑफ फायर। आप एक कहेंगे कि देखिए 3 महीना पहले जो पूजा के समय चल रहे थे, काफी करोड़ रुपया खर्चा करके वो ऐसे ही एक माहौल बनाया था कि दुर्गा पूजा को सामने रखते हुए, मगर ये जरूर कहेंगे कि पिछले जो छापे मारे शेख शाहजहां की जो संदेश खाली का बात आया, जो बनगा म्यूनिसिपैलिटी का एक चेयरमैन के बात आया, ये इतने सामने जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि किसी सब जो उनके जो रिलेटिव्स है, जो उनके साथ रिश्तेदार नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, उसके नाम में भी अकाउंट खोला गया और उसके नाम पे भी ज्यादा से करोड़ रुपया ये हमें रखा गया। तो काफी इसमें जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े सारे स्कैम हुए हैं। तो एक्सपर्ट जो है ईडी का, एक एक्सपर्ट का वो नाम नहीं लेंगे, फिर भी उसको कहना है इट इज द टिप ऑफ आइसबर्ग। जैसे कोई एक ही जो चूड़ा अभी निकाले हैं, मगर और काफी से काफी अभी अंतर में है, वो सामने आएगा। जी भावना। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद अर्घ्यो, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी के बारे में भी बातें कहीं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भाषिणी के जिक्र को लेकर क्या है डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के CEO अमिताभ नाग की प्रतिक्रिया, इस पर उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। काशी तमिल संगमम में आए लोग इस प्रयोग से बहुत उत्साहित दिखे। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा। जब जनता सिनेमा हॉल में AI की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े AI टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषिणी का जिक्र किया। क्या खास है भाषिणी में, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाषिणी के CEO अमिताभ नाग साहब। सर, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में AI भाषिणी का जिक्र किया? बहुत अच्छा लगा। एक सिस्टम जो हमने बनाया है और वो एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसका जिक्र किया तो ये काफ़ी अच्छा लगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये अर्ज किया कि सब लोग इसको यूज़ करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी लोगों का कहना होता है कि ये अभी मैच्योर नहीं है या आगे नहीं बढ़ सकती, बट उन्होंने इसको यूज़ करने को कहा और एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जितना यूज़ करेंगे और मॉडल्स को जितना ट्रेन करेंगे वो उतना ही अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हमें लीडरशिप पोजीशन लेनी है तो हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा और मॉडल्स को और ट्रेन करना पड़ेगा। सर, भाषिणी के भविष्य के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? भाषिणी का भविष्य तो आप मतलब अभी जो है हमारा चार्टर ये है कि 22 लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करें। तो हम अभी ऑडियो में 12 लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं और टेक्स्ट में हम 22 लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में हम करीब 14 लैंग्वेजेस करते हैं। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली इसको 22 सब स्पीच और टेक्स्ट सबको 22 लैंग्वेज में ले जाने का विचार है। और मोर इम्पॉर्टेंट जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, पेमेंट करना, कुछ कहीं पे कुछ दस्तावेज देना, कुछ करना, वो हम अगर हम पढ़ाई करना, इन्वेंशन करना, कोलैबोरेशन करना, मीटिंग करना, अगर ये हम अगर अपनी मातृभाषा में कर पाएँ तो ये हमारी एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के फ्यूचर विजन को एक्चुअली बढ़ावा देता है। तो ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर डायरेक्शन होगा नियर टर्म में। सर, आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाषिणी की तकनीक जो है हर समुदाय तक पहुंचे और सुलभ तरीके से लोग इस्तेमाल करें? इसके लिए हमने कई प्रोग्राम्स किए हुए हैं। एक तो हमने भाषिणी ऐप बनाया है जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों जगहों पे अवेलेबल है और इसको आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिटीज़न तक पहुंचने का बहुत ही अच्छा और सुगम तरीका है। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि कई एप्लीकेशंस जो हम बना रहे हैं
उसमें हम वॉइस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे भाषिणी के सीईओ अमिताभ नाग साहब, जो बता रहे थे किस तरह से भाषिणी काम कर सकता है और किस तरह से भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था और जन जन तक इस बात को पहुंचाया था कि किस तरह से AI भाषिणी काम कर रही है। कैमरामैन आनंद कुमार और सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बढ़ते आगे, अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा को झारखंड में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को लेकर लोहरदगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता को आगे बढ़ा रही है। झारखंड के लोहरदगा अंतर्गत सदर प्रखंड स्थित पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन से विकास की चाह रखने वालों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष के साथ किसान मजदूर भी पहुंचे, जो बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित दिखे। लोगों ने विकास रथ का जोरदार स्वागत किया और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मौके पर लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना की प्रशंसा करते हुए पहले कच्चे मकान में रहने की पीड़ा बताई और वर्तमान के आराम सुकून की चर्चा की। लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना को वरदान बताते हुए कहा कि रसोई गैस मिलने से महिलाओं का काम आसान हुआ है, जिससे वो खुद और परिवार के लिए समय निकाल पाती हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत कई लाभार्थियों ने आयुष्मान भारत योजना के फायदे बताए और गरीबों तथा वंचितों के लिए इसे संजीवनी के समान बताया। धारण की थी उस टाइम मातृत्व वंदना योजना की तहत से 5,000 रुपये मिले। मेरा स्वास्थ्य कार्ड बना है और 2 महीना पहले हमारे पति का पथरी हो गया था, तो हम लोग वही कार्ड से ऑपरेशन करवाए। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिससे पूरा परिवार का इलाज होता है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की वरिष्ठ नेता आशा लकड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से कमजोर वर्गों को अब सही अर्थों में उनका हक मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सुधार और सुखद परिवर्तन आया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी निकल पड़ी है और हर पंचायत पे पहुंच रही है। अभी पंचायतों में जनता का भीड़ लगी हुई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना की बात करेंगे, आयुष्मान की बात करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता के काम को आगे बढ़ा रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मुकाम मिल सके। आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। न्यूज़ 10 में इतना ही। न्यूज़ 10 में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से आपको बताएं कि कैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार सफलता के आयाम छू रही है और पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में अमरोहा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। अमरोहा जिले के हसनपुर विकासखंड के कुआंडाली गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पोषण पोटली देकर महिलाओं की गोद भराई की। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए देश में सिर्फ 4 जातियां युवा, गरीब, महिला और किसान हैं। सरकार की सभी योजनाएं इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और इन्हीं जातियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। स्वच्छता के लिए काम कर सकते हैं, शौचालय साफ रख सकते हैं, अपने जरूरतमंद भाई बहन को स्कीम बता सकते हैं, उनके फॉर्म भर सकते हैं, डीएम ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।